गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज क्या पढ़ना है श्रेयस? रैंक वाला क्वेश्चन बन गया था, बन रहा है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन और पता नहीं क्या क्या। बताओ, रैंक का बन गया है, लीनियर इक्वेशन बन गया है, और क्या था जो हम लोगों को अपने पढ़ा है? बताइए जरा, क्या करना है? एक करना है क्वेश्चन दे, हम रैंक कोरिलेशन का कैलकुलेट करने के लिए बन जाएगा। और क्रैमर रूल से सॉल्यूशन हो रहा है। क्रैमर रूल से जो हम लोगों को निकालना था, क्या था? वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मेघा सिन्हा, दिव्या एंड महिमा, कैमरा ऑन करो। श्रेया सब पढ़ लिया, अब कुछ नहीं पढ़ना है ना? अब क्वेश्चन हम बनाने के लिए दे, बन जाएगा। मैम अभी चल रहा है मैम। अभी चल ही रहा है। मैम महिमा वैसे पढ़ लिए मैम पूरा मैथ्स। हाँ, महिमा का खत्म हो गया मैथ्स पूरा। नो मैम, ये झूठ बोल रहा है। मैम रिलेशन एंड फंक्शन बता दीजिए। रिलेशन फंक्शन बताना है, फंक्शन रिलेशन। अच्छा ठीक है, और कुछ? नो मैम। बस, सबका अपना अपना टॉपिक है जिसमें सबको प्रॉब्लम। चलो ठीक है, और कुछ बताओ। मैम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे बात आ ही गई। इंटीग्रेशन में क्या पूछना है बताओ? कुछ लोग बोल रहे हैं इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बताना है। तो बताओ क्या बताना है, क्या पोर्शन कवर कराना है? मैम इंटीग्रेशन में डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये तो टाइप होता है इंटीग्रेशन का। कुछ इंटीग्रेशन होते हैं जो डेफिनिट होते हैं, और कुछ होता है इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल होने का मतलब ये है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, जो फिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो इनडेफिनिट इंटीग्रल में आता है। जैसे मान लो, जैसे एक फंक्शन हम देते हैं, एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं इंटीग्रेशन में क्या है। इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन का पहले जब पढ़ते हो ना इंटीग्रेशन, तभी पता चल जाता है। जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया गया है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। इंटीग्रेशन का कुछ रेंज नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। इंटीग्रेशन का रेंज, ये ऊपर लिमिट, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू अगर अननोन है, कुछ भी गिवन फंक्शन यहाँ पे नहीं है, तो आप उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका तुम क्या करोगे? सिंपली एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यही आंसर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के केस में। और अगर इसी में लिमिट लगा दिया जाए, मतलब वैल्यू रख दिया जाए, 2 से लेके 3 तक एक्स का वैल्यू होगा, इसका मतलब ये है कि इसको अगर ग्राफ में हम समझाना चाहें थोड़ा डिटेल में, तो एक्स का वैल्यू जब 0 1 2 3 इस तरह का वैल्यूज आप रखो, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में मैंने 2 और 3 लिख दिया, तो 2 से लेके 3 तक के बीच में अगर एक्स स्क्वायर फंक्शन है, उसका जो भी ग्राफ है, जो भी वैल्यूज होगा, उसका पूरा सम जो होता है वो वैल्यू आता है। मतलब इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगी, पहले ये सॉल्यूशन क्या था, जब 2 और 3 नहीं था तो आपने इसको आंसर बस इतना लिखा और प्लस सी कर देते होंगे, यही आंसर होता होगा। यस मैम। लेकिन जब इसमें 2 और 3 लिख देते हैं, तो क्या करते हैं हम, इसको ये सी वाला टर्म हटा देते हैं, ठीक है। ये सी वाला टर्म डिलीट कर दिया जाता है, और क्या किया जाता है, आप एक्स क्यूब बाई 3 लिख देते हो और इसमें लिमिट लगा देते हो, लाइक 2 और 3। अब क्या करना है, इस 2 और 3 का वैल्यूज आपको पुट करना है इस फंक्शन में। मतलब आप इससे का इंटीग्रेशन का ये वैल्यू रखो,
3 रखो पहले, पहले अपर लिमिट, ये जो लिमिट होता है इसको हम लिमिट बोलते हैं, ये जो वैल्यूज होते हैं इसको अपर और लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट में आप 3 का स्क्वायर लिख, 3 का क्यूब कर दो, मतलब 3 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का वही इसका वैल्यू 2 रखो, 2 का क्यूब करोगे तो ये 8/3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 27 में से 8 घटाओगे तो आ जाएगा 19, और 19/3 जो होगा दिस इज द आंसर। तो ये जो होगा वो एरिया बताएगा, इस पर्टिकुलर एरिया मतलब 2 से लेकर 3 तक का क्या एरिया है इस फंक्शन का। और यही चीज जब अननोन होता है तो बस आप यहाँ पे सी वैल्यू इस तरह से फंक्शन लिखते हैं, मतलब x³/3, और यहाँ पे आपके पास सी जो टर्म आया, सी टर्म आता है वो डिफरेंशिएशन से जो डिलीट होकर आता है ना, क्योंकि अगर मान लो 6x² है सपोज कहीं फंक्शन, और इसमें आप +6 लिखते हो तो इसका डिफरेंशिएशन में ये वैल्यू जो होता है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ 12x को लिखोगे, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक वैल्यू कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्म है। और इसी में जब वैल्यू फिक्स कर दिया जाता है, अपर और लोअर लिमिट दे दिया जाता है, तो वो डेफिनिट इंटीग्रल हो गया। यही है इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब यही है, जो फॉर्मूला दिया रहता है। और इनडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब कभी कभी ये होता है कि लिमिट जो है ना वो इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का रेंज, 0 से लेके इन्फिनिटी तक का रेंज, ये इस तरह के लिमिट को बोलते हैं हम इनडेफिनिट। वो 0 से लेके कहीं से शुरू हुआ है कहीं खत्म हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, जो कि हम वैल्यूज हम नहीं जानते हैं, इस तरह के वैल्यूज को आप इनडेफिनिट बोलते हैं। और वही एक फिक्स लिमिट डिफाइन कर दिया, जैसे अभी जस्ट हम बताए 2 से लेकर 3 तक का ये फिक्स एरिया जो हो गया ये डेफिनिट इंटीग्रेशन में आ गया। और इसी तरह कहीं से भी कहीं तक लेकर चले गए तो इनडेफिनिट हो जाता है। ये टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, तो आपका वैल्यू जो होगा सिंप्लीफाई करोगे वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसमें बताना क्या है मुझे बताओ, ये टाइप है। और सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व किए होंगे, उसमें शायद आपको वो नहीं पढ़ना है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं पढ़ना है आई थिंक। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ना है। संकज रोल नंबर 15। एक काम करते हैं, हम तुम लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, तब पता चलेगा तुम लोगों को क्या करना है, नहीं तो सब गायब ही किए हुए हो। क्वेश्चन बनाने के लिए दे दूं, बन जाएगा ना। ग्रामर रूल में कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? नो मैम। पार्शियल फ्रैक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ना है आप लोगों को। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है सबको? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? महिमा, यस मैम। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x plus c। ठीक है, इंटीग्रेशन में वो सारा फॉर्मूला होता है जो डिफरेंशिएशन में पढ़े हुए हो, वही फॉर्मूला होता है। और जो डिफरेंशिएशन में होता है, डिफरेंशिएशन में हम log x पढ़ते हैं, जब log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 1/x, और जब हम 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो वो आ जाता है log x। और log x में प्लस सी मैंने कॉन्सेप्ट कहा, जैसे कि 1/x log x प्लस कुछ वैल्यू रहेगा तो वहां पे आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो वैल्यू 0 हो जाता है। वही इंटीग्रेशन में हम कोई भी अननोन वैल्यू ऐड कर देते हैं, जो c लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म, वो ऐड कर दिया जाता है तो वैल्यू आ जाएगा। अब मुझे बताओ
आप x टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन, सॉरी एक मिनट, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? मैम a to the power x by log a plus c. a टू द पावर x by log a plus c. यस मैम. अच्छा, इसको ब्रेक कैसे करोगे? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले तो ये याद करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है कोई और बता सकता है? मैम log a into a to the power x, यही मैम. अच्छा ठीक है, चलो और कुछ, और कोई फंक्शन बताइए। सेक इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x पावर e to the power x plus c जो है वही टर्म, दैट टर्म प्लस सी। ये चीज देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना और बहुत अच्छे से, क्योंकि उससे आपका 90% क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाता है। इंटीग्रेशन में आप लोग ये चीज ध्यान देना, क्या वर्ड आता है जब आप इंटीग्रेट करते हैं वैल्यूज को, तो जितना फॉर्मूला आपके पास डिफरेंशिएशन में था ना, पूरा लिस्ट डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे बहुत सारा फॉर्मूला, और डिफरेंशिएशन बहुत आराम से याद हो गया होगा एज कम्पेयर टू इंटीग्रेशन, वो ज्यादा आसानी से याद हो गया होगा। तो अब जब आप डिफरेंशिएशन में जितना फॉर्मूला पढ़े थे, आपको ये ध्यान रखना होगा इंटीग्रेशन में वही वैल्यूज यहाँ पे फंक्शन में आना चाहिए जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे। जैसे log x का डिफरेंशिएशन जो होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो आप 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो log x आएगा। तो आपको कभी भी इंटीग्रेशन साइन के, इंटीग्रल साइन के अंदर जो फंक्शन मिलना चाहिए वो इस तरह का फंक्शन मिलना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता था। मतलब इंटीग्रेशन का रिजल्ट तुम जानते हो, ये रिजल्ट अगर नहीं जानते हो तो सॉल्यूशन करना मुश्किल है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम फंक्शन में लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x, तुम निकालो 1/x निकालो। अब 1/x dx लिखा है तो आप इसका इंटीग्रेशन करना जानते हैं, निकाल सकते हैं। 1/x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, और log x के बाद आप क्या करते हो? प्लस सी कर देते हो। प्लस सी इसलिए होता है क्योंकि मैंने बता दिया ना, डिफरेंशिएशन में जब कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली तुम 0 लिख देते हो। उसी को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे वो सी लिखा जाता है कि कोई भी कांस्टेंट एक्स्ट्रा हो सकता है, वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट कुछ कांस्टेंट हो सकता है जो कि डिफरेंशिएशन में ब्रेक हो चुका था। अब आपको जो भी इंटीग्रेशन पढ़ना होता है वो 3 तरीके में मिलेगा, जो आपके सिलेबस के हिसाब से है और जो मैक्सिमम केस में अराइज होता है वो है। एक है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड इंटीग्रेशन, जितना भी फॉर्मूला तुम पढ़े हो उस पे डायरेक्ट वैल्यू रखो, रिजल्ट आ जाएगा, खत्म काम, यही होता है। दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में? 1/x का डिफरेंशिएशन तुम पढ़े हो log x, अगर मान लो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए 1/x² पूछा जाएगा, तो इसको क्या कैसे बनाओगे ये बताओ? इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला इसके लिए भी है, बता सकते हैं आप लोग? खुशी, इसका बनेगा? इंटीग्रेशन कर पाएंगे इसका? तुम लोग 1/x equals to dx है। नहीं 1/x² इंटू dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में x का पावर -2 dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c, लिख सकते हो ये। यही चीज यहाँ पे अगर आप लिखेंगे -1 तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? इसका टर्म क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1, तो x का पावर
-1 डिवाइडेड बाई -1, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं? इसको और कुछ लिखा जा सकता है? -1/x, क्योंकि ये x है वो 1/x आ जाएगा, माइनस साइन ऑलरेडी है तो -1/x हो जाएगा। बताओ, हो सकता है ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? दो टर्म, दो तरीका, मैंने कहा 3 तरीका ध्यान में रखो जो आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ता है। पहला है ये, और भी बहुत सारा ऑप्शन होता है बट मेजर केस में तुम लोगों को यही मिलेगा। एक है डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड इंटीग्रेशन, तो उसका फॉर्मूला पूरा का पूरा याद कर लीजिए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे होगा तो क्वेश्चन खत्म। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन या सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। एग्जैक्ट उस फंक्शन में तुमको नहीं मिलेगा क्वेश्चन जिस फंक्शन में तुम पढ़े हुए हो, मतलब उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इस टर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। आपने क्या किया, 1/x² के टर्म में लिखा है, अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट इस तरह से तो नहीं कर सकते हो तुम, तो इसको हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ा। जब ऐसे हम लिखे तो हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है तो हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। इसी को जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो रहा है, और इसको जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर आप वो वैल्यू पुट कर लेते हैं तब आपका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको दिखेगा कि फॉर्मूला पे नहीं है, वो नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा या फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ये दूसरा तरीका है। थर्ड ऑप्शन है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इंटीग्रेशन का, उसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए आ जाता है, जिसमें इस तरह का फंक्शन नहीं होगा। क्या कर दिया जाएगा, एक 1/x² और यहाँ पे 3x³ या फिर क्यूब कर दोगे तो यहाँ पे 3 × x + 5 इस तरह का वैल्यू डाल दिया। अब क्या हो जाता है, ये दो फंक्शन हो गया, एक फंक्शन a और दूसरा फंक्शन b, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है dx। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में सारा फॉर्मूला पे जितना भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करना होगा। सेकंड स्टेप में सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करना होगा। थर्ड स्टेप में ये प्रोडक्ट वाला करोगे तो फिर आपका जो भी है प्रैक्टिस है वो हो जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए जिसमें दिक्कत हो रही है तो फिर हम बता देते हैं उसमें। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस बता दीजिए ना। प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन बताओ क्या है, देखना पड़ेगा ना। बताओ, मेरे पास सारा शेयर नहीं है, तुम लोगों का मैंने सारा नहीं देखा शुरू में। अब हम तो इधर क्लास ही ले रहे हैं ना, तो तुम लोगों का मैंने सारा देखा हुआ नहीं है। कुछ कुछ देखा था जो मुझे शेयर किया था श्रेयस ने। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वहां पे अप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन का देखो क्या है, लेकिन इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप पूरा फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट याद कर लो। अगर वो नहीं करते हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों में मैथ्स इंटरमीडिएट लेवल पे कितने लोगों ने पढ़ा था? एक तो आदर्श ने शायद करा है ना, और कौन, और भी कोई है? क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो नया होगा ना तुम लोगों के लिए। यस मैम। यस मैम। तो पढ़ा हुआ नहीं होगा पहले, बिल्कुल ही नो अननोन मैम। वैल्यू होगा। नो मैम। ठीक है, हम इंटीग्रेशन बता देंगे दोबारा से, बट अभी तो बताओ कि क्या करना है। ये वाला पोर्शन तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं, सब सीक्वेंस में बता देंगे, एक ही क्वेश्चन का जो भी फॉर्म है उसमें, बट प्रॉब्लम पता चले तब ना। जिस जिस टॉपिक को तुमने को कहा है उसको तो मैंने सारा बता दिया है। और बताओ क्या बताना है। सब शांत है, सब शांत है, किसी को कुछ नहीं पढ़ना है, समझ गए हम, चलो, है ना? या सबका एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, ऑल डन है ना? श्रेयस, खुशी, दिव्या, महिमा? नो मैम, अभी चल रहा है। सबका हो चुका है, एकदम अच्छे से एग्जाम हो गया, प्रिपरेशन ऑलमोस्ट। मैम प्रीवियस ईयर वाला बता दीजिए ना। बताओगी तब ना, क्वेश्चन मुझे नहीं है ना, क्वेश्चन शेयर कर। बोल रही
मैम इंटीग्रेशन 30 30 3x+1 मैम ऐसे दिया हुआ है मतलब। हे भगवान, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट ना बदल दो तुम। मैम कैसे बोलूं इसे? क्वेश्चन शेयर करो मुझे, हम लिख लेंगे, कैसे बोलना है वो भी बता देते हैं। वैसे तुम लोगों ने इंटीग्रेशन में पूरा पढ़ा भी, एग्जाम भी दिया है, सब कुछ कर लिया है, तो फिर इंटीग्रेशन में बोलना क्या है ये कैसे भूल गए भाई। चलो ठीक है, शेयर करो करो क्वेश्चन, शेयर करो मुझे, व्हाट्सअप करो। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ना है, ये तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलता है आपको फंक्शन। भेज दिया दिव्या। मैम भेज। ओके भेजिए जरा जल्दी। शेयर कर दिया करो। चलो ठीक है, बता देते हैं। देखो इंटीग्रेशन, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, खुशी जो अभी पूछ रही थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, नेम क्या है वो भी ध्यान रखते चले चलिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी बाद में। ये जो लिमिट है इसको ऐसे बोलते हैं इंटीग्रल लिमिटिंग फ्रॉम 0 to 3, ये पढ़ा जाता है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, वो है 3x+1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 6। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे जस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे हैं, इक्वेशन जब भी इंटीग्रेशन का दिखेगा तो आप 3 तरीके का दिमाग में लाना सॉल्व करने का ऑप्शन। पहला ऑप्शन होगा वो डायरेक्टली उसका कोई फॉर्मूला होगा, उस पर वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u इंटू वी के प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्व करना होगा, और कभी कभी सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन आपस में कुछ टर्म कैंसिल हो जाए और कुछ और आ जाए। तो कोशिश करो तो जरा नीचे वाला जो टर्म है x² प्लस x प्लस 6, यही है ना, इसको क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, फैक्टराइज करने की कोशिश करिए। तो जरा इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करके देखो तुम लोग जरा, ज्यादा कामचोरी नहीं, करके देखो जरा इसको, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। महिमा करके देखो तो जरा। यस मैम। क्या फैक्टराइजेशन के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, चेक करो। Ma'am, x minus 3, x minus 2. x-3 and x-2, Yes, ma'am. 3 to just 6, x-3 and x-2। ठीक है, अच्छा तुमने ये भी मेथड पता नहीं पढ़ा हो या नहीं, मुझे वो भी देखना पड़ेगा। क्या हुआ पहले, अच्छा ये बताओ पहले क्या लिख रहे हैं, इसको x-3 एंड x-2 दोनों माइनस में,
Yes, no, ma'am. X minus x square minus 3x plus 2x plus 6. नहीं, आंसर फाइनली क्या आएगा? दोनों माइनस में आ रहा है ना। Yes, मैम, दोनों माइनस में आएगा। -2 एंड x प्लस 2, सॉरी x प्लस x माइनस 3, तो मतलब दोनों प्लस में आएगा वैल्यूज। ठीक है, x माइनस 3 एंड ये आपका आ गया है। अब देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड है। पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड सुना है कभी? पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? नहीं, नो मैम, नो मैम। तो वो बताना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ये बनेगा। वो तो पता नहीं, फिर मुश्किल है, उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। तुम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो पहले? तो इतने दिन से इंटीग्रेशन पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? पढ़ी नहीं हो या फिर याद नहीं है? वही तो नहीं पता है। ये भी नहीं पता लास्ट टाइम में ये मेथड पढ़ना है, ये चीज पढ़ना है, तो सिर्फ उसके बेसिस पे वो बताया जा सकता है। सिर्फ एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम के बेसिस पे सब कुछ नहीं बताया जा सकता। कोई पर्टिकुलर मेथड को डिस्क्राइब किया जा सकता है, जो कि हम पहले कर दे रहे थे। अब इसमें प्रीवियसली क्या नॉलेज है आपका, प्रीवियस, वो बहुत मैटर करता है ना यहाँ पे। यस मैम। ये भी नहीं पता कि क्या नहीं पता है? बताओ कि ना कुछ, या फिर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ बोलो। फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन सॉल्व किए थे, और हाँ, फॉर्मूला बेस सारा कर लिया, ठीक है। उसमें लिमिट लगा के वैल्यूज पुट करना, वो कर लिया है। हाँ मैम, बट उस समय वो लिमिट्स वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो चीज समझ गया। मतलब आपको ये दिक्कत, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली जो आ रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व हम कर लेंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड किया था। यस मैम, हो गया था ये। सब्स्टिट्यूशन भी किया था, तो फिर अब तब समस्या क्या है? सब्स्टिट्यूशन के तरीके से भी बना सकते हो। ओह, देखो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, एक हम चीज इसके हेल्प से हम बता देते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन इसको हम थोड़ा चेंज करके, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हम आपको बाद में बता देते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको थोड़ा बेसिक आपको आइडिया देना पड़ेगा, फिर हम बता देंगे। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, एक आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, और कभी कभी होगा ना कि कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे 0 और 3 लिमिट सेम रख रहे हैं, ये फंक्शन हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इस तरह से लिख दिया गया। अब आप इसको यहाँ पे जब dx लिखोगे, ये कर लो, जब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अब आपको x माइनस 2 है, इसका फैक्टराइजेशन अभी हम लोग सॉल्व किए थे, तो क्या आ गया x माइनस 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मिल गया तुमको x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये टर्म आ गया, और साथ में आ गया x माइनस 3, ठीक है। अब इसको dx यहाँ पे क्या कर लिए तुम, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल कर लिए, 0 to 3 लिमिट था वो कर लिए। अब इसको टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा x माइनस 3, 0 to 3 एज इट इज, फिर से dx। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिल गया, इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगेन इस फंक्शन को यहाँ लिख रहे हैं हम, x माइनस 3 का पावर -1 लिख सकते हैं क्योंकि 1/, था। अब ये dx लिख लो, अगेन आप 0 to 3 लिख लो। समझ रहे हो कैसे कैसे स्टेप जा रहा है? ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बाद ये टर्म आ रहा है, इसके बाद ये स्टेप, आप इसको ऐसे लिखे। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लिख सकते हैं x माइनस 3 है, पावर -1 है,
अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, x माइनस 3। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो टर्म है वैसे करके पावर ऐड करते चले जाएंगे, -1 + 1 होगा, यस मैम। -1 + 1 डिवाइडेड बाय, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करोगे और 0 और ये वैल्यूज रखोगे। अब इस केस में क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपका एक फैक्टराइज करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई होके इस तरह का आ जाए। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इसी क्वेश्चन के फॉर्म से हम बस सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्वेश्चन का वेराइटी समझना। एक क्वेश्चन क्या हो गया, यही 0 to 3 लिमिट ले लिया, फंक्शन आपके पास शायद था x² प्लस x था ना, -6 या फिर +6 था, क्या था, दोनों प्लस था, +6 था। यस। हाँ +6 था dx। अब क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं कि इस केस में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ना तुमको यहाँ पे 2x लिख दिया जाएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे जरा देखना, यहाँ 2x + 1 लिख देते हैं, 2x + 1। ध्यान देना क्या किया गया है यहाँ पे, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, मेथड भी समझो और क्या क्वेश्चन का डिजाइन होगा इस तरह से ये भी समझना। यहाँ पे एक हम वैल्यू रख देते हैं t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t का वैल्यू हम रख दे रहे हैं x² + x + 6, ठीक है। जब ये हम करते हैं तो dt मीन्स इसका डिफरेंशिएशन, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आता है 2x + 1। ध्यान दो, ठीक है, ये वैल्यू क्या आया, आपने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसका वैल्यू t रख दिया, इसको डिफरेंशिएट किए तो dt आ गया। अब आप क्या करेंगे, यही जो वैल्यू यहाँ पे आपने रखा है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फंक्शन में। क्या करना है आपको, 0 to 3 लिमिट ले लिया, आप क्या लिखने वाले हो, ये जो आ रहा है ऊपर क्या लिखा है 2x + 1 और नीचे क्या लिखा है ये, तो आप इसको dt/t लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देख के मुझे बताओ तो। यस मैम। लिख सकते हैं ना, यस मैम। dt/t लिख सकते हैं। अब Yes, यहाँ ma'am. पे आप इसी चीज को dx को भी रिप्लेस करना चाहें तो आप dx को, आप सारा फंक्शन आपने इसको t ले लिया, ये पूरा टर्म जो आया इससे वैल्यूज रिप्लेस हो गया। अब इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करने बोला जाए तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा t इनवर्स t का पावर -1 dt। बताओ इसमें कुछ मिस नहीं हो रहा है ना, देखो 0 to 3 लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का पावर -1 है, तो t का पावर -1 है ऑलरेडी, +1 आप करते हो और क्या हो जाएगा, 1/t तो log t हो जाएगा ना। 1/t log कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हो, तो log t भी लिखोगे तो वैल्यूज वैसे ही करोगे, ऐसे लिखो या वैसे लॉग करके कर लो, लॉग करके ही कर लो, 1 मिनट रुक जाओ, इंटीग्रेशन के टर्म में ना कर लो डायरेक्टली, log t लिख लो, चलो ठीक है। अगर इसका log t लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t हो गया। अब लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको t का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब log और t क्या हुआ, ये पूरा वैल्यू x मतलब x² + x + 6 इस तरह से। अब इसमें कांस्टेंट भी ऐड होता है तो लास्ट में c भी ऐड कर दो, लास्ट में इधर c भी ऐड कर दो, इस तरह से बनाया जाता है। अब लेकिन ये चीज जो आया +c, यहाँ पे +c वाला टर्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, जनरली ये होता है, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिमिट लगाना है, मतलब 0 और 3। अब आपको क्या करना है, वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, आपने जब x का वैल्यू रखा, आपने क्या किया, शुरू में x को t से रिप्लेस किया, x को t से रिप्लेस किया तो dx को भी कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे जो dx है उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, तुम इस टर्म को डिफरेंशिएट करो तो dx जहां मिलेगा वहां पे dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा, या 1 मिनट यहाँ पे रुको,
दिस टर्म डिफरेंशिएशन के बाद आपको dx का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। dx या फिर dt दोनों एक के टर्म में ट्रांसफॉर्म करके लिखोगे ना, तो यहाँ पे dx dt का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस जब करोगी तो x का वैल्यू t का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। x के टर्म में अब यहाँ पे 0 और x का वैल्यू रखो। x का वैल्यू जब 0 रखोगी तो क्या आएगा, x का वैल्यू वो रखोगी तो क्या आएगा, उसके हिसाब से फिर से आपको वैल्यूज पुट करके रिजल्ट लाना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरह से भी डिजाइन किया हो जाता है। लेकिन आपके पास यहाँ पे 3x+1 था ना शायद ऊपर क्वेश्चन में। यस मैम, x+1 टर्म 3x देगा + तो 1। उसको अलग से सिंप्लीफाई करना अलग तरीके से करेंगे। फैक्टराइज वाला टर्म आएगा तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, और वो टर्म आएगा तो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। इन तीनों क्राइटेरिया को तुम डिवाइड करके अपने क्वेश्चन में जो जो सॉल्व की हो वो करके देखो एक बार, ठीक है। ये तीनों मेथड, उसके बाद आप एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी पढ़े होंगे। हम पूरा क्वेश्चन बता नहीं रहे, बस बता रहे क्वेश्चन का क्राइटेरिया किस तरह से होगा, ठीक है। ये चीज बस समझिए, उसको अप्लाई करिएगा, तब एक्चुअल में क्वेश्चन का प्रॉब्लम समझ में, नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन ऐसा, अगर ये चीज समझ जाते हो ना तो कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा ये डिफरेंशिएशन, ये आपको देखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा ऑप्शन तब होता है ना जब आप डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रहा है या फिर न्यूमरेटर में जो टर्म आ रहा है उसमें एक को अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो दूसरा डिफरेंशिएट करके रिजल्ट आ जा रहा है, तो आप उस तरह से सॉल्व करने में सब्स्टिट्यूशन का तरीका अपनाते हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कौन से मेथड से बनेगा। अब जो मेथड आप बता रहे हैं उसमें तो उसके बेसिस पे तो सिर्फ उसको नहीं बताया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन वाला बनाए, अच्छा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हो या नहीं ये बताओ, तो तीनों हम एक ही साथ बता देंगे। इंटीग्रेशन की बाय पार्ट्स भी की हो तब कहाँ समस्या आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खुशी हुआ है? बस मैम हो गया है। ठीक है, इंटीग्रेशन में है। और कुछ बताइए, और क्या बताइए, और क्या क्या टॉपिक में दिक्कत हो रही है? बाकी सब कुछ हो गया, सिर्फ मुझे इंटीग्रेशन अगर बता दें हम तो सारा काम खत्म। खुशी, श्रेयस, दिव्या, यस मैम, हो जाएगा मैम। हो जाएगा। यस मैम। सिर्फ इंटीग्रेशन अब बचा हुआ है। यस मैम, उसके बाद रिवीजन। इंटीग्रेशन के बाद रिवीजन। अब रिवीजन किस टॉपिक का करना है? ये सब रिवीजन में ही जा रहा है। और क्या रिवीजन बताओ? इंटीग्रेशन का सारा क्वेश्चन, सारे टाइप बता दें, ठीक है, बस और कुछ नहीं। और कुछ बता दो जो है पूछना है तो। तुम लोग ग्रामर रूल बोले थे वो हो गया, वो सब क्या था जो जो तरीका था? लिमिट, कंटिन्यूटी, लिमिट और कंटिन्यूटी क्लियर है? क्वेश्चन देंगे तो बना दोगे? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो जरा। मैम रिलेशन एंड फंक्शंस मैम इंटीग्रेशन का। रिलेशन, फंक्शन एंड इंटीग्रेशन, चलो ठीक है। यस। और कुछ याद आ रहा है वो भी बता दो। चलो एक क्वेश्चन देखो तो जरा। लिमिट 1/x² at x is equal to x tends to 2. चेक करो तो, चेक whether this is continuous or not at x is equal to 2. at x is equal to 2 ये कंटिन्यूअस है या नहीं? कंटिन्यूटी मैंने बताया था ना, बताइए तो ये जरा। एक क्वेश्चन और है, रुको।
अच्छा, मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन शेयर किया था कंटिन्यूटी का चेक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, जो बना के बताओ बनता है या नहीं, बनाया था तुम लोगों ने? चलो बताओ ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ये बताओ पहले। बताओ कंटिन्यूअस है या नहीं? कंटिन्यूअस है या नहीं बताने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। सब सो गए क्या तुम लोग? श्रेया, रोल नंबर 30, 24, 8, am I audible? यस बताइए कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस मैम। है कंटिन्यूअस? यस मैम। इसको सिंपल सा चेक करना है। देखो इसको चेक करने के लिए पहले भी बता चुके हैं, x का वैल्यू 2 निकालो। सिंपली फंक्शन x इज इक्वल टू 2 निकालोगे। जब x इज इक्वल टू 2 निकालोगे तो 1/2 का स्क्वायर करोगे, अल्टीमेटली द आंसर इज 1/4। खत्म। यही करना था पहले स्टेप में। दूसरे में क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 हमारा होगा, और यहाँ पे आप फंक्शन जो है, अब उस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को वैल्यूज पहले x स्क्वायर, ये जो अभी लिखा हुआ है वो रहने दो, ये मतलब आपका फंक्शन जो है वो रहने दो, fx लिख दो। दिस fx एंड दैट इज इक्वल टू 1/x², ये दिया हुआ है। अब आपको करना क्या होता है लिमिट चेक करने में, लिमिट का एग्जैक्ट वैल्यू 2 रखिएगा तो यहाँ पे 1/4 है, सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप करना क्या है, x टेंड्स टू 2 करना है, या फिर x टेंड्स टू 2 प्लस कर दोगे। जब 2 प्लस करोगे तो यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन जो होगा वो x में 2 में, x का जो वैल्यू 2 है 2 में कुछ ऐड करेगा, तो ऐड करेगा तो 2 प्लस h कर लो। अब जब 2 प्लस h करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे 2 प्लस h जब कर दिए ना तो h क्या होगा, h एक वैल्यू है जिसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, टेंडिंग टू 0। मतलब 2 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं एंड दैट वैल्यू इज नियरली अबाउट 0, क्योंकि आप कुछ स्मॉल डिजिट नंबर, स्मॉल वैल्यू, पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो अब जब इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। और जब आप f2 कर दिए, 2 प्लस 0 कर दिए, तो 2 प्लस 0 कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, 2 प्लस 0 हो जा रहा है। अब 2 प्लस 0 करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यू पुट करो, फंक्शन में रखोगे तो 1/2 प्लस 0 का स्क्वायर, या फिर 2 प्लस h का स्क्वायर लिखोगे। ये h है तो h का स्क्वायर लिखोगे, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लो इसको, तो a का स्क्वायर 4 प्लस
बी का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर वो लिखना, यहाँ पे लिख लेना एच स्क्वायर 2h, 2 इंटू 4h लिख सकते हैं, 2 इंटू 2h हो जाएगा। तो यहाँ पे 4h डायरेक्टली लिखा जा सकता है। अब साथ में यहाँ पे लिमिट डाला हुआ है कि h जो भी वैल्यू है दैट इज टेंडिंग टू 0। सो h का वैल्यू अब 0 रखिएगा तो ये वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गया, सो 1/4। इसी तरह 2 माइनस निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था जो 2 प्लस का वैल्यू है वो 2 माइनस का वैल्यू है और 2 का वैल्यू है, ये सारे जब फंक्शन पे रखते हैं जो आपस में इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो अल्टीमेटली ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको बस चेक करने का मेथड ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको 6 मार्क्स का 10 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है तो पूरा चेक करना पड़ेगा, चेक करके ये शो करना पड़ेगा। बट अगर वो ऑब्जेक्टिव आता है तो आप ऐसे ऐसे सिंपली बता दोगे, जैसे उस केस में था, मैंने बताया भी था रैंकिंग वाले में जैसे बता रहा था। तो आपको अगर सिर्फ चेक करके बताना है या नहीं, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। और एच जो आप ऐड कर रहे हैं वो वैल्यू किस तरह से आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एच अगर जो भी होगा वो टेंडिंग टू 0 होता है, तो 0 का उसका क्या इम्पैक्ट आता है ये देख लो। नहीं अगर आप पता है तो फिर दिक्कत होगी, मतलब उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे तो डायरेक्टली पता चल जाता है। अनडिफाइंड प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे लिमिट के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था, अगर आप यहाँ पे 0 रहता ये वैल्यू तो 1/0 हो जाता, 1/0 हो जाता तो इंफिनिटी हो जाता। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल होता एज कंपेयर टू अभी आप जो कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू डिफाइंड है। 1/4 एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, 0.25 वैल्यू आएगा उसका। लेकिन 1/0 जब ये टेंडिंग टू 0 हो जाता तो वैल्यू थोड़ा चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन ऐसे तो दिक्कत नहीं होने वाला चीज है। ठीक है, तो ये चीज करोगे तब ना। तुम लोग प्रैक्टिस वाला पता नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। इंटीग्रेशन में जो भी पढ़े हो एक बार मुझे कंफर्म करो, तो फिर हम वो स्टेप वाइज तीनों ही सेक्शन बता देंगे, या फिर नहीं पता कुछ तो वो भी बता दो। और रिलेशन फंक्शन, ये 2 चीज तो मुझे समझ में आया, आप लोगों को बताना है मुझे। और क्या करना है? आज सब शांत हो, सब एकदम, मतलब सब पढ़ लियो, या तो सब पढ़ लियो या तो सब बहुत कंफ्यूज हो। I'm confused, मैम। वही लग रहा है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे थे तब तो पता चल रहा था कि चलो ये समझ में नहीं आया, उसके हिसाब से तो मैंने सब कुछ बता दिया है। अब उसमें जो बता दिया उसमें भी कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी बताओ, नहीं तो कुछ नया पूछना है तो वो भी बताओ। अल्टीमेटली पता चलेगी क्या है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। ज्यादा टाइम तो है नहीं, 1 वीक आपके पास है, मोर देन 1 वीक है, बट अराउंड 1 वीक ही मान के चलो। ठीक है, मुझे होगा तो बता देना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो भी है। इतना तो मुझे समझ में आया इंटीग्रेशन में क्या है। प्रॉब्लम्स का आप जितना भी क्वेश्चन बनाए हो ना, एक चीज मेरा सजेशन अभी मान लो, तुम लोग नोट कर लो इस चीज को, जितना भी क्वेश्चन बनाए हो उस क्वेश्चन को क्राइटेरिया में डिवाइड करो, इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन को, कि आप किस क्राइटेरिया का कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबके लिए कोई स्पेसिफिक मेथड होगा, तो वो स्पेसिफिक मेथड से कितने क्वेश्चंस बनाए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस है, वो मुझे लिस्ट करके अलग तुम क्राइटेरिया में डिवाइड करके रखना, तब हम बताएंगे तो वो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, समझ आया ये चीज? यस मैम। ये करके रखना तुम लोग, तब वो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो हम उसके बेसिस पे आपको बता देंगे किस मेथड से। क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा तरीका अप्लाई करना है। बहुत तरीका है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। कौन क्वेश्चन देख के आप बता सकते हो किस मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा आसानी से बन जाएगा और बहुत कम स्टेप में बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।